let's start a new topic, private health services. प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने देखा था पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के बारे में। इस वाले जो टॉपिक है उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज के बारे में। अब प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज एंड पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में क्या डिफरेंस होता है वो हम इस टॉपिक के अंदर देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। हेल्थ केयर सेंटर्स एंड फैसिलिटीज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्राइवेटली। यहाँ पर प्राइवेटली का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि छुप छुप के। प्राइवेटली का मतलब है ऑन प्राइवेट बेसिस। ऑन प्राइवेट बेसिस का मतलब क्या है अब यहाँ पे, जैसे कि हमने प्रीवियस जो टॉपिक था उसके अंदर हमने देखा था कि जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा रही थी पब्लिक को, वो कौन प्रोवाइड करा रही थी? गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही थी। किनको? पब्लिक को, पीपल्स को। जो भी ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराया जा रहा था, जो भी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जा रही थी, वो कौन प्रोवाइड करा रही थी? गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही थी। और इनके लिए हमसे कोई भी किसी भी टाइप का चार्ज नहीं लिया जा रहा था, और जो लिया जा रहा था वो भी बहुत ही लो लेवल पे लिया जा रहा था, बहुत ही कम लिया जा रहा था। लेकिन जो प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज होते हैं उसके अंदर सर्विसेज कौन प्रोवाइड कराता है? प्राइवेट इंडिविजुअल्स। अब प्राइवेट इंडिविजुअल्स कौन होते हैं? जैसे कि मैंने डिग्री ली, मेडिकल की एजुकेशन ली, मेरे पास पैसे थे, मैंने अपना एक अलग से प्राइवेट हॉस्पिटल खोल लिया और लोग उसमें इलाज कराने के लिए आते हैं। तो वो जो हॉस्पिटल है वो किसका है? मेरा है, यानी कि मेरा अलग से इंडिविजुअल का है, उसके अंदर गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं है। तो क्या हुआ? प्राइवेट इंडिविजुअल हुआ, यानी कि वो हॉस्पिटल मेरा है, गवर्नमेंट का नहीं है, पब्लिक का नहीं है। लेकिन उसके अंदर पब्लिक अपना इलाज कराने के लिए आ सकती है और उसके बदले में मुझे चार्ज दे सकती है। यानी कि प्राइवेट बेसिस पे जो भी हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती हैं उनको प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है इन रूरल एरियाज, यानी कि ग्रामीण एरियाज में देयर आर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। मान लीजिए कि मैं डॉक्टर हूं, मैंने पूरी एजुकेशन ले ली है मेडिकल फील्ड की, यानी कि मैं एक डॉक्टर बन गया हूं और मैंने रजिस्टर्ड कर लिया है खुद को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर। यानी कि अब मैं डॉक्टर बन गया हूं, यानी कि मैं रजिस्टर्ड हूं मेडिकल प्रैक्टिशनर के तौर पे। अब मैं क्या कर सकता हूं? मैं लोगों का ट्रीटमेंट कर सकता हूं, मैं अपना एक अलग से हॉस्पिटल खोल सकता हूं। हॉस्पिटल्स तो कम ही होते हैं, क्लिनिक खोल के बैठ जाते हैं। तो जब गांव के लोग बीमार होते हैं तो उनको छोटी छोटी बीमारियों के लिए रूरल एरियाज में नहीं आना पड़ता, शहरों में नहीं आना पड़ता। वो जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो ही उनकी ट्रीटमेंट कर देते हैं, इलाज कर देते हैं। अब ये जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं ये फ्री में तो इलाज करेंगे नहीं, ये क्या करते हैं? लोगों से पैसे लेते हैं। तो ये जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, आरएमपीज होते हैं, ये क्या होते हैं? प्राइवेट होते हैं, प्राइवेट डॉक्टर्स होते हैं जो रूरल एरियाज के अंदर जो विलेजर्स होते हैं उनका इलाज करते हैं बाई कॉस्ट। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि ये जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं ये लोगों का जो इलाज कर रहे हैं वो प्राइवेट बेसिस पे कर रहे हैं, गवर्नमेंट बेसिस पे नहीं करते। ये गवर्नमेंट डॉक्टर्स नहीं होते हैं, यानी कि वो जनता की भलाई के लिए तो काम कर रहे हैं लेकिन उसके बदले वो क्या लेंगे? पैसा लेंगे। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट। इन अर्बन एरियाज देयर आर लार्ज नंबर्स ऑफ डॉक्टर्स, प्राइवेट क्लिनिक्स, लेबोरेटरीज फॉर टेस्ट एंड फैसिलिटीज सच एज एक्सरे, अल्ट्रासाउंड एक्सेट्रा एंड प्राइवेट मेडिकल शॉप्स। होता क्या है? प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज के नाम पे शहरों के अंदर बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं वो बन जाते हैं, अपनी प्राइवेट क्लिनिक खोल लेते हैं, लेबोरेटरीज खोल लेते हैं टेस्ट करने के लिए। टेस्ट कौन से? जैसे अल्ट्रासाउंड हुआ, एक्सरे हुआ, और बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने लग जाते हैं, जैसे एक्सरे होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, एंड प्राइवेट मेडिकल्स। ये अपनी प्राइवेट मेडिकल शॉप्स भी खोल लेते हैं जहां पर मेडिसिन वगैरह मिलती हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज वो प्रोवाइड कराने लग जाते हैं अर्बन एरियाज में, लेकिन इसके बदले वो क्या लेते हैं? कॉस्ट लेते हैं, पैसे लेते हैं, फ्री में प्रोवाइड नहीं कराते। लेकिन हम प्रीवियस वीडियो में जब पढ़ रहे थे पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, उसके अंदर जो पब्लिक थी उनको किसी भी टाइप का चार्ज नहीं देना पड़ रहा था, वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपना इलाज करा पा रही थी। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते थे उनमें भले वो किसी भी टाइप का टेस्ट हो, भले वो किसी भी टाइप की अलग सर्विस हो, उनके लिए किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं देना पड़ रहा था। वहां पर जो मेडिसिन वगैरह में जो प्रोवाइड कराई जाती थी
वो भी क्या होती थी, फ्री ऑफ कॉस्ट होती थी। लेकिन यहाँ पर आप देखिए जो मेडिकल शॉप्स होते हैं यहाँ पर उनको मेडिसिन दी जाती हैं, वो भी कॉस्ट लेके दी जाती है, पैसे लेके दी जाती हैं। नेक्स्ट है, अनलाइक पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज पेशेंट्स हैव टू पे मनी फॉर एवरी सर्विसेज दैट दे यूज अंडर प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज। हम इस टॉपिक में इसी बात पे जोर दे रहे थे कि जैसे कि पब्लिक हेल्थ केयर में तो क्या होता था, पेशेंट्स वगैरह को किसी भी टाइप का चार्ज नहीं करना पड़ता था, और चार्ज करना पड़ता था भी वो बहुत ही कम लेवल पे होता था, बहुत ही छोटा चार्ज होता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो पेशेंट है वो किसी भी टाइप का अगर सर्विसेज ले रहा है प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज से, तो उनको उनके लिए क्या करना पड़ रहा है, दे हैव टू पे मनी। उनको हर एक सर्विसेज के लिए जो मनी है वो पे करना पड़ रहा है। इसीलिए क्या होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सर्विसेज तो बहुत अच्छी दी जाती है, ट्रीटमेंट तो बहुत अच्छा किया जाता है, लेकिन उनका जो बिल आता है, जो मनी हम पे करते हैं, उनकी लिस्ट भी बहुत बड़ी होती है, यानी कि बहुत ही लार्ज लेवल पे हमें मनी पे करनी पड़ती है, क्योंकि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स तो है नहीं, वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर तो हमें अपना खर्चा पे करना ही पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सर्विस प्राइवेट फैसिलिटीज कैन बी सीन ऑल अराउंड। There are large companies that run hospitals and engage in manufacturing and selling medicines. और धीरे धीरे हमारी जो कंट्री है उसके अंदर प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं डे पर डे। अब कितनी बढ़ती जा रही हैं ये हम अगले वाले टॉपिक में देखेंगे। प्राइवेट फैसिलिटीज बहुत बढ़ रही हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत बढ़ रहे हैं, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि बहुत सारा ही पैसा कमाती हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स रन कराती हैं, बहुत सारी दवाइयाँ बनाती हैं, बहुत सारी हॉस्पिटल्स खोल के बैठे हैं और लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करा रही हैं और उसके बदले में उनसे पैसे ले रही हैं। अब ये जो प्राइवेट जो फील्ड है, ये जो प्राइवेट फैसिलिटीज है, वो इतना ज़्यादा क्यों ग्रो कर रही है? इतना ग्रो वो इसलिए कर रही है कि जो गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज है, यानी जो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज है, वो अपना काम अच्छे से नहीं कर रही है, वो सर्विसेज प्रोवाइड कराने में लोगों को फेल हो रही है। इसकी वजह से जो प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज है वो धीरे धीरे बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। अब अगर एक सेक्टर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराने में अनएफिशिएंट रहता है, अनएबल रहता है, तो क्या होता है, दूसरा सेक्टर ग्रो करने लग जाता है। तो ऐसा ही हुआ प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज के अंदर भी। जब पब्लिक हेल्थ सर्विसेज ने अपना रोल अच्छे से प्ले नहीं किया, अपना वर्क अच्छे से नहीं किया, तो जो प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज थी, जो प्राइवेट फील्ड था, वो क्या करने लग गया, बहुत तेजी से ग्रो करने लग गया। तो चलिए न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हेल्थ केयर एंड इक्वलिटी, इज एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल? ये एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, क्या एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल है सभी लोगों के लिए? तो इसका आंसर होगा नहीं। पिछला जो टॉपिक था उसके अंदर हमने अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को समझा था, जैसे कि हमने देखा था पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के बारे में, प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज के बारे में, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स को और दोनों की कमियों को भी देखा था। अब इस टॉपिक के अंदर हम इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस देखेंगे, क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो सवाल ये उठता है कि पब्लिक हेल्थ सर्विसेज भी है, प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज भी हैं, तो क्या हेल्थ केयर एंड इक्वलिटी, क्या हेल्थ केयर सर्विसेज में सभी को इक्वल राइट मिल पा रहे हैं? क्या सभी के लिए इक्वलिटी है यहाँ पर? क्या सर्विसेज सभी को इक्वली प्रोवाइड हो पा रही है? जैसे कि हमने हाकिम शेख वाले वीडियो के अंदर भी देखा था, हाकिम शेख वाले टॉपिक के अंदर भी देखा था कि जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज हैं वो अपना वर्क अच्छे से नहीं कर पा रही हैं, वो सर्विसेज प्रोवाइड कराने में फेल हो रही हैं। तो इसी की वजह से जो हाकिम शेख था, उनको जो प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज थी, प्राइवेट हॉस्पिटल था, उनके अंदर खुद को एडमिट कराना पड़ रहा था। अब बात आती है इस क्वेश्चन की, इज एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल? क्या सभी को पर्याप्त मात्रा के अंदर हेल्थ केयर अवेलेबल हो पा रहा है? क्या ये जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज है, क्या वो रिच के लिए भी वैसी हैं और जो पुअर हैं उनके लिए भी वैसी हैं? तो हम इस चीज को इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करते हैं। अब जो हेल्थ केयर सर्विसेज होती हैं वो दो टाइप की होती है, एक होती है प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस
दूसरी होती है पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस। अब पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस में क्या है, हॉस्पिटल्स वगैरह बढ़ तो रहे हैं, डॉक्टर्स वगैरह भी बढ़ रहे हैं, लेकिन बढ़ने के बाद में भी जो हेल्थ केयर सर्विस है वो अच्छे से प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स के नंबर्स तो बढ़ रहे हैं, लेकिन जो क्वालिटी है सर्विसेज प्रोवाइड कराने की वो अच्छी नहीं है, वो नहीं बढ़ रही। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज है वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीजिंग, बढ़ रहे हैं। हॉस्पिटल्स के नंबर भी बढ़ रहे हैं और हॉस्पिटल में जो वर्क करने वाले डॉक्टर्स हैं उनके भी नंबर्स बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज है वो हमें सर्विस प्रोवाइड कराने में फेल हो रही है। तो चलिए, कहीं ना कहीं तो अच्छे से ट्रीटमेंट मिल रहा है, अच्छे से सर्विसेज मिल पा रही हैं, लेकिन इनमें भी कुछ चैलेंजेज हैं, इनमें भी कुछ प्रॉब्लम्स का सामना हमें करना पड़ रहा है। अब वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं? दीज आर कंसंट्रेटेड इन अर्बन एरिया। जो प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज है मेनली अर्बन एरियाज में कंसंट्रेटेड है, यानी कि ज्यादातर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, अर्बन एरियाज में होते हैं, शहरों में होते हैं। तो अगर रूरल एरियाज के लोगों को अगर हेल्थ केयर सर्विस लेनी है या अपना ट्रीटमेंट कराना है तो उनको उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा, शहरों में जाना पड़ेगा। नेक्स्ट इज कॉस्ट इज हाई, मेडिसिन आर एक्सपेंसिव। अब जो प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज होती हैं वो होती तो बहुत अच्छी हैं, उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन क्या होता है, उनका कॉस्ट हाई होता है। यानी कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो इलाज करने के, ट्रीटमेंट करने के लिए जो फीस लेते हैं वो क्या होती है, हाई होती है, ज्यादा होते हैं। और डॉक्टर्स जो मेडिसिन लिख के देते हैं इलाज करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए, वो भी क्या होती है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। अब डॉक्टर्स की फीस भी हाई होती है, मेडिसिन का कॉस्ट भी बहुत ज्यादा हाई होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो रिच लोग होते हैं वो तो इनको आसानी से इजीली अफोर्ड कर लेते हैं, लेकिन जो गरीब लोग होते हैं वो उनको अच्छे से अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं होता है कि उनको अफोर्ड कर पाए, उनको ले पाए। तो क्या जो गरीब इंसान है वो इन फैसिलिटीज को हायर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि कॉस्ट ज्यादा है और जो गरीब लोग हैं उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं। ड्यू टू दिस many poor people cannot afford them or have to borrow me unless in their family। तो इसके चलते क्या होता है, वो उन फैसिलिटीज को अफोर्ड नहीं कर पाते और उनके लिए क्या करना पड़ता है, उनको जो मनी है वो बोरो करनी पड़ती है, मनी किसी से उधार लेनी पड़ती है, ताकि वो अपना जो इलनेस है, अपने जो डिजीजेज है उनको ट्रीटमेंट करवा पाए। अब मान लीजिए पुअर पीपल ने उधार में रुपए भी ले लिए, वो ट्रीटमेंट कराने के लिए हॉस्पिटल्स में भी चला गया। अब आगे क्या होता है, प्राइवेट सर्विसेज एनकरेज्ड इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस टू अर्न मोर। अब होता क्या है, जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज क्या होती है, वो सर्विसेज तो अच्छी प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन क्या करते हैं, वो ज्यादा रुपए कमाने के लिए क्या करते हैं, कुछ इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस होते हैं जिनको एनकरेज करते हैं। अब कौन कौन सी होती है, प्रिस्क्राइबिंग एक्सपेंसिव मेडिसिन, इंजेक्शन और सलाइन इवन व्हेन इट इज नॉट रिक्वायर्ड। वो कभी कभी जो मेडिसिन होती हैं वो ऐसी प्रिस्क्राइब कर देते हैं जो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, वो जो बहुत ही ज्यादा महंगी होती है और जिनको एक जो पुअर पीपल है वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। अब जो प्राइवेट फील्ड होता है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, उनका मेन मोटिव क्या होता है, पैसे छापना, पैसे लेना, पैसे इकट्ठे करना, पैसे कमाना। अब वो क्या करेंगे, पैसे कमाने के लिए क्या करेंगे, जो मेडिसिन होती है वो भी क्या करेंगे, एक्सपेंसिव देंगे। अब इंजेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके बाद में भी इंजेक्शन लगाएंगे और कुछ ऐसी मेडिसिन वगैरह, ऐसे सलाइन दे देते हैं जिनकी पेशेंट को जरूरत ही नहीं है। क्यों? ताकि उनको उससे पैसे अर्न कर सके। तो ये सभी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है प्राइवेट सर्विसेज के अंदर। आई होप आप इसको अच्छी तरीके से समझ चुके हो कि क्या, कि प्राइवेट सर्विसेज क्या होती हैं, पब्लिक सर्विसेज क्या होती हैं, पब्लिक सर्विसेज में कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, प्राइवेट सर्विसेज में कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है।
तो इनको हमने अच्छी तरीके से समझ लिया है। तो चलिए न्यू टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। फैक्ट एंड फिगर शोइंग प्रॉब्लम इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज। अब जैसे कि जो पहले वाले टॉपिक में हमने जो प्रॉब्लम्स देखे थे, उनके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब वो क्या प्रॉब्लम्स हैं? Only 20% of the population can afford all the medicines that they require during an illness. Medicines expenses cause hardship even for the middle class people also. ये एक टाइप का डेटा है कि ओनली अपने जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 20% जो पॉपुलेशन है वो ही सिर्फ अफोर्ड कर सकती है मेडिसिन को जो उनको रिक्वायर्ड है, यानी कि वही अच्छे से उन फैसिलिटीज का फायदा उठा सकती हैं जितने की उनको जरूरत है। मेडिसिन के जो एक्सपेंसेज आते हैं उनकी वजह से क्या होता है, जो मिडिल क्लास के पीपल्स हैं वो भी उनका फायदा नहीं उठा पाते, वो भी उनको अफोर्ड नहीं कर पाते। ये डेटा है अपनी कंट्री का। नेक्स्ट इज 40% ऑफ पीपल who are admitted to a hospital for some illness or injury have to borrow money or sell some of their possessions to pay for the expenses। यानी कि अपनी जो कंट्री का जो 40% भाग है पीपल्स का, वो जब एडमिट होते हैं हॉस्पिटल्स में, भले इलनेस की वजह से हो भले इंजरी की वजह से हो, तो उनको जो पैसे पे करने पड़ते हैं, जो फी पे करनी पड़ती है, वो कहां से पे करते हैं? उधार लेकर। यानी कि जो 80% पीपल्स बच गए थे उनमें से 40% पीपल्स जब एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में इलनेस की वजह से या इंजरी की वजह से, या तो उनको पैसे उधार लेने पड़ते हैं या फिर possessions टू पे फॉर द एक्सपेंसेस, या फिर अपना जो सामान होता है जैसे कि गाड़ी होती है, घर होते हैं, उनको बेचना पड़ता है ताकि वो क्या कर सके, इलाज कर सके, अपना ट्रीटमेंट अच्छे से करवा सके। तो ये एक डेटा है इंडिया का कि लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो ये सब किसकी वजह से करना पड़ रहा है? जो हमारे जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज है, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो फेल हो रही है हमें सर्विसेज प्रोवाइड कराने में, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसलिए जो पीपल्स होते हैं उनको क्या करना पड़ता है, प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज की हेल्प लेनी पड़ती है। और उनके लिए क्या होता है, 40% पीपल्स को अपना या तो कुछ ना कुछ सामान बेचना पड़ता है या फिर जो मनी है वो क्या करनी पड़ती है, उधार लेनी पड़ती है। तो ये बहुत ही ज्यादा डेंजर है अपने इंडिया के लिए, बहुत ही भयावह स्थिति है। तो चलिए हमने इस डेटा को समझ लिया, तो चलो अब एक हम स्टोरी देखते हैं कि जो पुअर्स होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, जब वो बीमार होते हैं, यानी कि जब जो गरीब लोग हैं जब वो बीमार होते हैं तो क्या होता है, उनपे एक्सपेंसेज आते हैं, उनपे खर्चा आता है। अब खर्चे की वजह से क्या होती है, उनको मनी बोरो करनी पड़ती है, यानी कि जो मनी होती है उनको उधार लेनी पड़ती है, या फिर अपना घर गिरवी रखना पड़ता है, अपना सामान बेचना पड़ता है। तो उसकी वजह से क्या होते हैं, वो और ज्यादा गरीब हो जाते हैं। देखिए पुअर क्या हुए, गरीब हुए। अब गरीब होने की वजह से क्या हुआ, उनपे एक्सपेंसेज आया, एक्सपेंसेज की वजह से क्या हुआ, उनको मनी बोरो करनी पड़ी, अपना जो सामान था वो गिरवी रखना पड़ा, और उसकी वजह से क्या हो गए, वो और ज्यादा पुअर हो गए। और इस प्रकार से ये साइकिल चलती रही। अब वो पुअर हैं तो उसकी वजह से क्या हुआ, उनको प्रॉपर खाना नहीं मिल पाएगा, वो अंडर नरिश्ड हो जाएंगे, खाना कम खाएंगे तो अंडर नरिश्ड हो जाएंगे, कुपोषित हो जाएंगे। और उनका जो बेसिक एमिनिटीज होती हैं, जो बेसिक नेसेसिटीज होती हैं, वो भी पूरा नहीं हो पाएगा। अब वो अच्छे से नहीं खा पा रहे हैं, उनके पास बेसिक एमिनिटीज भी नहीं है, वो उनकी वजह से वो अंडर नरिश्ड हो गए हैं, और उसकी वजह से क्या हो जाता है, वो ज्यादा बीमार हो जाते हैं। देखिए उनको खाने के लिए अच्छा नहीं मिलता, वो कम खाते हैं तो उसकी वजह से अंडर नरिश्ड हो जाते हैं। नो बेसिक अम्यूनिटीज, उनके पास इतना पर्याप्त नहीं होता है, या जैसे कि पीने के लिए भी उनके पास अच्छा पानी नहीं होता है। तो इन सभी की वजह से क्या होते हैं, वो बीमार हो जाते हैं। बीमार होने की वजह से क्या होता है, वो पुअर हो जाते हैं, और इस टाइप से ये जो साइकिल है वो चलती ही रहती है। तो इन सभी को देख के आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज है वो कितनी ज्यादा कंपलसरी है, लेकिन जो हमारी कंट्री है उसके अंदर हेल्थ केयर फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, और अच्छी नहीं होने की वजह से जो पुअर पीपल्स होते हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, और वो और ज्यादा पुअर हो जाते हैं।
यहाँ पर ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं जहाँ पर दिखा रखा है कि इन रूरल एरियाज ए जीप इज ऑफन यूज टू सर्व एज ए मोबाइल क्लिनिक फॉर पेशेंट्स। इस पिक्चर के अंदर देखिए एक वैन है जो कि एक मोबाइल मेडिकल क्लिनिक है। और गवर्नमेंट क्या है, रूरल एरियाज के अंदर हॉस्पिटल्स तो प्रोवाइड करा नहीं पा रही है, अच्छे से मेडिकल फैसिलिटीज तो प्रोवाइड नहीं करा पा रही है, तो इसलिए वो क्या करती है, एक मोबाइल मेडिकल क्लिनिक एस्टेब्लिश कर देती है। यानी कि एक गाड़ी के अंदर सारी सर्विसेज रख दी जाती हैं और वो गाड़ी हर रूरल एरिया के अंदर जा जाके ट्रीटमेंट करती है। जैसे कि कोई छोटी मोटी बीमारी है या कोई किसी का बच्चा बीमार है तो वो इस मोबाइल मेडिकल क्लिनिक के अंदर दिखा सकता है। तो गवर्नमेंट के द्वारा कोशिश तो की जा रही है लेकिन उस लेवल पे नहीं की जा रही। अब जैसे कि हमने देखा रूरल एरियाज के अंदर इतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं है, तो क्या करना पड़ता है, इन रूरल एरियाज प्रेग्नेंट लेडीज हैव टू ट्रेवल मेनी किलोमीटर्स टू सी ए क्वालिफाइड डॉक्टर्स। तो जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको एक अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाने के लिए मेनी किलोमीटर्स ट्रेवल करना पड़ता है, यानी कि बहुत सारे किलोमीटर्स का ट्रेवल करना पड़ता है। अब हमने देखा कि हेल्थ हमारी खराब हो रही है क्योंकि हमें मेडिकल फैसिलिटीज अच्छे से नहीं मिल पा रही है। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजन हैं। क्या रीजन है, मेनी टाइम्स वुमेन्स हेल्थ इज नेग्लेक्ट। यानी बहुत बार ऐसा होता है कि वुमेन्स बीमार हो जाती है लेकिन उनकी हेल्थ को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। वुमेन्स हेल्थ कंसर्न्स आर कंसिडर्ड टू बी लेस इंपॉर्टेंट देन द हेल्थ ऑफ मेन इन द फैमिली। अब हमारा समाज क्या है, हमारी सोसाइटी क्या है, पुरुष प्रधान सोसाइटी है। उसके अंदर जो मेल्स होते हैं उनको ज्यादा प्रेफर किया जाता है, उनको ज्यादा फैसिलिटीज दी जाती है। वुमेन के हेल्थ की कोई कंसर्न नहीं की जाती, उनको लेस देन इम्पोर्टेंट समझा जाता है मेंस की वजह से। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो वुमन होती है उसकी हेल्थ और ज्यादा खराब हो जाती है। तो इसकी वजह से भी जो वुमेन्स होती हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जो ट्राइबल एरियाज हैं उनमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है क्योंकि वहां पर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वो तो इतने अच्छे होते नहीं हैं और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले जो लोग हैं वो वहां पर जाएंगे नहीं क्योंकि उनको पता है जो ट्राइबल पीपल्स होते हैं उनके पास उतने पैसे तो है नहीं। और जो प्राइवेट इंडिविजुअल जो पर्सन्स हैं जो कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं वो हमेशा किस किस मोटिव से वर्क करते हैं कि उनको ज्यादा से ज्यादा पैसा वो कमा सके। और जो ट्राइबल एरियाज हैं वहां पर लोगों के पास इतना पैसा तो होता नहीं है कि वो प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर्स को पैसे दे सके, इसलिए वहां पर तो जो प्रॉब्लम्स होती है वो और भी ज्यादा खतरे वाली होती है। तो ये सारी चीजें हमने जाना हेल्थ केयर एंड इक्वलिटी के बारे में कि क्या सभी को सेम इक्वलिटी मिल पाती है हेल्थ केयर के बेस पे भी। तो हमने देखा कि भाई हाँ नहीं मिल पाती। जो रिच लोग होते हैं वो तो अच्छे से मेडिकल फैसिलिटीज ले लेते हैं लेकिन जो पुअर फैमिलीज के लोग होते हैं उनको इतनी अच्छे से फैसिलिटीज नहीं मिल पाती। और पुअर फैमिलीज में से भी जो वुमेन्स होती हैं उनकी हालत सबसे ज्यादा खराब होती है। और जो ट्राइबल एरियाज होते हैं वहां पर रहने वाले लोगों की भी हेल्थ पे मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। व्हाट कैन बी डन, कि हम क्या कर सकते हैं, अब किस फील्ड में क्या कर सकते हैं। तो चलिए रिकॉल करते हैं जो प्रीवियस टॉपिक था उसके अंदर हमने प्राइवेट और पब्लिक हेल्थ केयर के बारे में देखा था और हमने देखा था कि सभी लोगों को इक्वल फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही हैं। पुअर एंड रिच के बीच में बहुत सारे अनइक्वलिटीज हैं, यहाँ तक कि मेल और फीमेल के बीच में भी बहुत सारे इनइक्वलिटीज हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इतनी सारी इनइक्वलिटीज प्रेजेंट है हमारी सोसाइटी के अंदर, इंडिया के अंदर। तो अब हमें क्या करना चाहिए, अब यही चीज हम इस टॉपिक के अंदर देखने वाले हैं। तो अब इन सभी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कंडीशंस हैं, उनको और अच्छे से बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, प्रॉब्लम्स को कैसे खत्म किया जा सकता है, यही बात हम इस टॉपिक के अंदर देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। हेल्थ सिचुएशन ऑफ मोस्ट पीपल इन आवर कंट्री इज नॉट गुड। ये हम ऑलरेडी प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर देख चुके हैं कि जो हमारी इंडिया के अंदर जो पीपल्स हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनके लिए जो हेल्थ सिचुएशन है वो अच्छी नहीं है, बहुत ही बेकार है। बट इट शुड बी द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज टू सिटीजन। बट ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट की कि वो हमें एक अच्छा हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कराए।
यानी कि जो सिटीजन्स हैं उनको अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कराए। ये किसकी ड्यूटी होनी चाहिए, किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, गवर्नमेंट की। अब हाउ, वो कैसे प्रोवाइड करा सकती है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर ये आइडिया दिया जा रहा है कि कैसे जो गवर्नमेंट है वो सिटीजन्स को एक अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करा सकती है। हेल्थ डिपेंड्स ऑन बेसिक एम्यूनिटीज एंड सोशल कंडीशंस ऑफ द पीपल। जैसे कि हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तब ही से हमने देखा था कि जो हेल्थ होती है वो सिर्फ बीमारियां नहीं होना या इंजरीज नहीं होना ही नहीं होता, उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हेल्थ के अंदर इंक्लूड की जाती है। जैसे कि अच्छा खाना प्रोवाइड कराना, अच्छा वाटर प्रोवाइड कराना, अच्छी जगह प्रोवाइड कराना रहने के लिए। तो ये सभी चीजें भी किसके अंदर इंक्लूड की जाती है, हेल्थ फैसिलिटीज के अंदर इंक्लूड की जाती है। डिपेंड्स ऑन बेसिक एम्यूनिटीज एंड सोशल कंडीशंस। अब बेसिक एम्यूनिटीज कौन सी, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर है, खाना अच्छा खाना है न्यूट्रिशंस वाला, और सोशल कंडीशंस यानी कि जिन एरियाज में आप रह रहे हो वो बिल्कुल साफ सुथरा एरिया है, वहां पर आपको अच्छे से जो लाइट है वो प्रोवाइड हो पा रही है। तो ये सभी भी किस चीज के अंदर आती हैं, हेल्थ के अंदर आती हैं। तो जो गवर्नमेंट है उसको क्या करना होगा, इट इज इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन बोथ हेल्थ केयर एंड बेसिक एम्यूनिटीज। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो गवर्नमेंट है उनको वर्क करना चाहिए किस पे, हेल्थ केयर फैसिलिटीज के ऊपर भी, और जो बेसिक एम्यूनिटीज है जैसे कि खाना है, ड्रिंकिंग वाटर है, जो साफ सफाई है, इनके ऊपर भी क्या करना चाहिए, वर्क करना चाहिए। लेट अस लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल्स। चलिए हम देखते हैं दो एग्जांपल्स के द्वारा, द केरला एक्सपीरियंस, द कोस्टा रिकन अप्रोच। तो चलिए न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, द केरला एक्सपीरियंस। द केरला एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं है कि आप केरला घूमने गए हो और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो आप रिकॉल कीजिए जो प्रीवियस टॉपिक था उसको, उस टॉपिक के अंदर हमने देखा था कि इंडिया के अंदर हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज हैं वो अच्छी नहीं है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ऐसे क्या काम कर सकती है जिससे हमारे इंडिया की जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं वो अच्छी बन सके। तो इसके लिए सॉल्यूशन भी आया था कि जो हमारी जो गवर्नमेंट है उनको दोनों लेवल पे वर्क करना चाहिए, दोनों पार्ट पे वर्क करना चाहिए। कौन से दो पार्ट, एक तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज यानी कि जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज है वो भी अच्छी प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। हेल्थ केयर फैसिलिटीज कौन सी, जैसे कि हॉस्पिटल्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो सभी अच्छे प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। साथ में ही जो बेसिक इम्यूनिटीज होती हैं वो भी अच्छे से प्रोवाइड कराई जानी चाहिए, जिससे जो लोग हैं उनकी हेल्थ अश्योर हो सके, उनकी हेल्थ अच्छे से बनी रह सके। यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसको प्रिकॉशन पे भी काम करना चाहिए और क्योर के ऊपर भी काम करना चाहिए। यानी कि जो डिजीजेज हो रही हैं उनका ट्रीटमेंट भी करना चाहिए, और साथ में ही बीमारियां ना हो उसके लिए भी पहले से ही वर्क करना स्टार्ट कर देना चाहिए। यानी कि लोगों को अच्छा खाना प्रोवाइड कराया जाना चाहिए, उनको अच्छा वाटर प्रोवाइड कराया जाना चाहिए ताकि बीमारियां क्या है, फैले ही नहीं। अब इस चीज पे जो केरला है, जो केरला गवर्नमेंट है, उसने क्या वर्क किया है उसको ही हम देखेंगे, और यही है द केरला एक्सपीरियंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन 1996 केरला गवर्नमेंट मेड सम मेजर चेंजेस इन द स्टेट। इन 1996 के अंदर क्या हुआ, जो केरला गवर्नमेंट थी उसने कुछ चेंजेस किए अपनी जो स्टेट थी उसके अंदर। यानी केरला गवर्नमेंट ने जो उनका जो स्टेट है केरल, उसके अंदर कुछ चेंजेस किए, बहुत सारे चेंजेस किए। अब क्या चेंजेस किए, 40% ऑफ एंटायर स्टेट बजट वॉज गिवन टू पंचायत। यानी कि जितना भी बजट वहां की जो गवर्नमेंट पास करती थी उसका जो 40% है, यानी कि वो 100% पास कर रही है बजट का, उसका जो 40% है 100% में से वो किसको दिया जा रहा था, पंचायत को। अब बजट क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है उसको पूरे साल भर काम करना होता है। अब उन काम को करने के लिए जो पैसे खर्च होते हैं उनको क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं। तो क्या है कि केरला की गवर्नमेंट ने पहले ही डिसाइड कर लिया कि जो टोटल बजट है, यानी कि जो 100% जो पैसा वो खर्च करने वाली है उसका जो 40% है वो किसको देगी, पंचायत को। अब पंचायत क्या होती है,
जैसे कि ये पूरा एरिया है, ये क्या हो गया, नेशनल लेवल हो गया, यानी कि जो इंडिया है तो वो क्या है, नेशनल लेवल हो गया। अब इंडिया में जो भी स्टेट्स हैं वो क्या हो गए, स्टेट लेवल। और जो लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं वो क्या होती हैं, पंचायत्स होती हैं। तो जो केरला गवर्नमेंट क्या करती है, उसके बजट का जितना भी हिस्सा होता है उसका 40% किसको दे देती है, पंचायत्स को। तो जब गवर्नमेंट 40% जो हिस्सा पंचायत को दे रही है तो उसके साथ में उनको पावर दे रही है। पावर क्या दे रही है, विलेज वॉज गिवन ऑटोनोमी टू डेवलपिंग फॉर वाटर, फूड, वुमेन्स डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। यानी कि जो गवर्नमेंट है उनको ऑटोनोमी दे रही है कि हम जो 40% आपको बजट दे रहे हैं उनको आप कहाँ पर प्लान करोगे, उनको वाटर पे, यानी कि जो वाटर आप प्रोवाइड करा रहे हो लोगों को वो कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ड्रिंक करने वाला होना चाहिए। जो फूड होगा वो भी न्यूट्रिशियस होना चाहिए, और जो वुमेन्स है वहाँ की उनके डेवलपमेंट पे खर्च होना चाहिए, और बाकी एजुकेशन पे खर्च होना चाहिए। यानी कि जो गवर्नमेंट है वो साथ में राइट दे रही है विलेजेस को कि आप जो हम आपको जो हम पैसा दे रहे हैं 40%, वो आप किसकी किसकी डेवलपमेंट पे खर्च कीजिए, पब्लिक के डेवलपमेंट पे खर्च कीजिए। और कौन कौन से फील्ड में, वाटर, फूड, वुमेन्स डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। दिस ऑल लेड टू द इम्प्रूवमेंट इन द सिचुएशन। तो क्या हुआ, जैसे कि ऑटोनॉमी दे दी जो पंचायत वगैरह थी उनको, तो उससे क्या हो रहा है कि जो केरल की जो सिचुएशन थी उसके अंदर इम्प्रूवमेंट हुआ। आप भी देख सकते हो केरला एक फॉरवर्ड स्टेट है अपने इंडिया का, वहां पर जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं वो भी बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी बहुत ही अच्छा है, और केरला का जो लिटरेसी रेट है वो भी इंडिया में सबसे ज्यादा है। तो ये सब किसकी वजह से हुआ है, पंचायत की वजह से हुआ है। अब जैसे कि केरला के एग्जाम्पल से हमने देखा कि कैसे जो गवर्नमेंट है वो अच्छे से वर्क करती है तो जो सिचुएशन होता है उसके अंदर कैसे इम्प्रूवमेंट आता है। सही मायने में जो गवर्नमेंट है उसको क्या करना चाहिए ताकि लोगों को प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज मिल पाए। तो ये सभी चीजें हमने केरला के एग्जाम्पल से देखा। आप केरला को देख सकते हो इस मैप के अंदर, ये जो रेड रेड कलर वाला जो एरिया है वो क्या है, केरला है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, द कोस्टा रिकन अप्रोच। अब किस फील्ड में, चलिए रिकॉल करते हैं पहले वाली स्टोरी को। जो पहले वाला टॉपिक था उसके अंदर हमने पढ़ा था कि कैसे जो गवर्नमेंट है वो एक अच्छी प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करा सकती है अपने पीपल्स को। ये किसके द्वारा देखा था, हमने जो केरला का जो एक्सपीरियंस था उसके द्वारा देखा था। ये सब उसने कैसे किया, उसने अपने बजट का 40% जो पार्ट था वो किसको दे दिया, पंचायत को दे दिया, जो लोकल गवर्नमेंट्स थी उनको दे दिया, और उनको फुल ऑटोनॉमी दे दी कि आप ये जो बजट है, ये जो पैसे हैं उनको अच्छे से जो पीपल्स हैं उनके डेवलपमेंट के लिए खर्च कीजिए। तो इससे क्या हुआ, वहां की जो सिचुएशन थी वो क्या हुई, इंप्रूव हुई। और आप देख सकते हैं कि जो केरला का जो एजुकेशन सिस्टम है वो कितना अच्छा है, और वहाँ की जो मेडिकल फैसिलिटीज है वो भी कितनी अच्छी है। अब वो तो हमने देखा था स्टेट लेवल पे, तो चलिए अब हम देखते हैं एक कंट्री लेवल पे। अब कोस्टा रिकन क्या है, कोस्टा रिकन एक कंट्री है, जैसे कि ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, और ये है सेंट्रल अमेरिका। तो ये जो सेंट्रल अमेरिका है उसका एक कंट्री है कोस्टा रिकन। अब जो कोस्टा रिका जो कंट्री है उसने भी कुछ ऐसा वर्क किया जिसकी वजह से वहाँ की जो मेडिकल फैसिलिटीज थी, वहाँ की जो हेल्थ केयर सर्विसेज थी वो कैसी क्या हो गई, इम्प्रूवमेंट हो गई, लोगों को अच्छा हेल्थ मिलने लग गया। और साथ में ही वहाँ के जो लोग हैं उस हेल्थ केयर सिस्टम से बहुत ही ज्यादा खुश हैं। अब कैसे, चलिए हम देखते हैं। कंसिडर टू बी वन ऑफ द हेल्थीएस्ट कंट्री इन द सेंट्रल अमेरिका। जो कोस्टा रिका जो कंट्री है उसको कंसिडर्ड किया जाता है वन ऑफ द हेल्थीएस्ट कंट्री इन सेंट्रल अमेरिका। ये जो सेंट्रल अमेरिका है उनमें से ये जो कोस्टा रिकन जो कंट्री है इसको मोस्ट हेल्थीएस्ट कंट्री माना जाता है सेंट्रल अमेरिका का। कैसे, अंडर कोस्टा रिकन कॉन्स्टिट्यूशन दे डिसाइडेड नॉट टू हैव एन आर्मी।
दिस सेव द मनी दैट द आर्मी वुड हैव यूज्ड। तो जब कोस्टा रिकन कंट्री का जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो क्या है, अपनी आर्मी नहीं रखेंगे। अब आर्मी नहीं रखेंगे तो क्या होगा, दिस सेव्ड द मनी दैट द आर्मी वुड हैव यूज्ड। जैसे कि हम आर्मी रखते हैं तो उसके ऊपर हमारे बजट का बहुत सारा पैसा उधर ही चला जाता है, बहुत सारा पार्ट उधर ही चला जाता है। तो कोस्टा रिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या डिसाइड किया कि वो आर्मी नहीं रखेंगे। अब आर्मी नहीं रखेंगे तो क्या होगा कि जो आर्मी पे जो पैसा खर्च होने वाला था वो क्या होगा, सेव हो जाएगा, वो मनी सेव हो जाएगा। फिर आगे क्या होता है, कोस्टा रिकन गवर्नमेंट स्पेंड दैट मनी ऑन हेल्थ, एजुकेशन एंड अदर बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल्स। अब हम आर्मी नहीं रख रहे हैं और अब उसके ऊपर जो एक्सपेंडिचर्स होने वाले थे वो भी क्या हो रहे हैं, सेव हो रहे हैं। तो अब जो सेव्ड मनी है उनका वो क्या करेंगे, तो कोस्टा रिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने डिसाइड किया कि जो जो भी पैसा बचेगा उसका वो क्या कहाँ पर यूज करेंगे, हेल्थ फैसिलिटीज में, यानी कि वहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो उनको एक अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करा पाएंगे, एक अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करा पाएंगे, एंड जो अदर जो बेसिक नीड्स होती हैं ह्यूमन बीइंग के लिए वो सभी किनको प्रोवाइड करा पाएंगे, पीपल्स को प्रोवाइड करा पाएंगे। बेसिक एमिनिटीज आर प्रोवाइडेड टू ऑल कोस्टा रिकन ड्यू टू द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, हाउसिंग एंड हेल्थ एजुकेशन। तो क्या हुआ कि जो कोस्टा रिकन कंट्रीज ने जब ये डिसाइड किया था कि वो आर्मी नहीं रखेंगे और उस मनी को क्या करेंगे, दूसरी फील्ड में स्पेंड करेंगे, जैसे कि हेल्थ फैसिलिटीज है, एजुकेशन फैसिलिटीज है, अदर बेसिक जो नीड्स है उन पे खर्च करेंगे। तो उन्होंने वो किया भी कि जो बेसिक एमिनिटीज है वो प्रोवाइड करवाई वहां के जो लोग थे उनको। अब कौन से बेसिक एमिनिटीज थी, जैसे कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, सैनिटेशन है यानी कि साफ सफाई है, न्यूट्रिशंस है यानी कि जो खाने के लिए जो बेसिक न्यूट्रिशंस की जरूरत पड़ती है वो प्रोवाइड कराए, हाउसिंग अच्छे हाउसेज वगैरह प्रोवाइड कराए, जिन लोगों के पास हाउसेज नहीं थे उन सभी को हाउसेज प्रोवाइड कराया, और जो हेल्थ थी वो प्रोवाइड कराई, जो हेल्थ सर्विसेज थी वो प्रोवाइड कराई, और एजुकेशन प्रोवाइड कराई। तो उसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ की हेल्थ में, वहाँ के जो एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ, और उसकी वजह से ही जो कोस्टा रिकन जो कंट्री है वो क्या मानी जाती है, मोस्ट हेल्थीएस्ट कंट्री मानी जाती है इन सेंट्रल अमेरिका। तो इस टाइप से हमने इस टॉपिक के अंदर देखा कि कैसे एक जो कंट्री है वो अपने पीपल्स को अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करा सकती है, अच्छा एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करा सकती है, और सभी कंट्रीज के सामने एक एग्जाम्पल पेश किया कि कैसे आप रिसोर्सेज को एक अच्छे डायरेक्शन में एक अच्छी जगह पे यूज कर सकते हो और अपने जो पीपल्स हैं उनकी वेलफेयर के लिए वर्क कर सकते हो। तो चलिए आज हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा।